मेरा नाम रोहित है और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों की संख्या में भारी कमी देखने में तो आई है, परंतु क्या उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा एवं मकान की सुविधाएं ठीक तरीके से उपलब्ध हो पा रही हैं? एवं क्या सरकार द्वारा इन मदों पर उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं को गरीबी आंकने के पैमाने में शामिल किया जाता है, अथवा केवल उनकी आय में हुई वृद्धि के चलते ही उन्हें गरीबी रेखा के स्तर से ऊपर मान लिया गया है? इस प्रश्न पर विचार किया जाना जरूरी है। तो आइए सबसे पहले गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों से संबंधित कुछ आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। भारत में वर्ष 1947 में 70% लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे, जबकि अब वर्ष 2020 में देश की कुल आबादी का लगभग 22% हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है। 1947 में देश की आबादी 35 करोड़ थी, जो आज बढ़कर 136 करोड़ हो गई है। देश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों की आय में वृद्धि के साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन को सफलतापूर्वक लागू किए जाने के कारण गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या में भारी कमी देखने में आई है। उसके पीछे मुख्य कारण देश में विभिन्न वित्तीय योजनाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले जाना है। केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई जनधन योजना ने इस संदर्भ में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। जब ये योजना प्रारंभ की जा रही थी, तब कई लोगों द्वारा ये सवाल उठाए गए थे कि देश में पहले से ही इस तरह की कई योजनाएं मौजूद हैं, फिर इस एक और नई योजना को शुरू करने की क्या जरूरत है? आज समझ में आता है कि जनधन योजना के अंतर्गत करोड़ों देशवासियों के खाते खोले गए। कुल लगभग 41 करोड़ खाते विभिन्न बैंकों में खोले गए। विशेष रूप से महिलाओं के 22 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं, जिनके खातों में आज सीधे ही सब्सिडी का पैसा केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा हस्तांतरित किया जा रहा है। मनरेगा योजना की बात हो और अथवा केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं की बात हो, पहले ऐसा कहा जाता था कि केंद्र से चले 100 रुपए में से शायद केवल 8 रुपए से 16 रुपए तक ही अंतिम हितग्राही तक पहुंच पाते हैं। लेकिन आज हितग्राहियों के खातों में सीधे ही राशि के जमा करने के कारण बिचौलियों की भूमिका एकदम समाप्त हो गई है और हितग्राहियों को पूरा का पूरा 100% पैसा उनके खातों में सीधे ही जमा हो रहा है। यह वित्तीय समावेशन की दृष्टि से एक क्रांतिकारी कदम सिद्ध हुआ है। पूरे विश्व में ही गरीबी रेखा को परिभाषित करने का एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन भारत उन अग्रणी देशों में रहा है जिन्होंने गरीबी की रेखा को सबसे पहले परिभाषित किया है। वर्ष 1960 से ही भारत और विश्व बैंक की इस संबंध में आपस में चर्चा चलती आ रही है और भारत द्वारा गरीबी रेखा की जो परिभाषा विकसित की गई थी, उसी के इर्द गिर्द विश्व बैंक ने भी $1 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की आय को ही गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया था, जो बाद में समय के साथ बढ़ते बढ़ते $2 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आय तक पहुंच गई। इस प्रकार विश्व बैंक ने समय समय पर गरीबी रेखा की परिभाषा में भी सुधार किया है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह रहता आया है कि विभिन्न देशों के निवासियों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने से उनकी आय में वृद्धि होते रहने आवश्यक है। अतः गरीबी रेखा की परिभाषा में भी विश्व बैंक द्वारा सुधार किया जाता रहता है। भारत में भी शुरू में प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी शहरी और ग्रामीण इलाकों में निवास कर रहे लोगों के लिए अलग अलग कैलोरी की आवश्यकता निर्धारित की गई थी, आवश्यकता होती है। उस कैलोरी को प्राप्त करने के लिए किस खाद्य सामग्री का उपभोग करना होगा और इस खाद्य सामग्री को खरीदने के लिए कितनी प्रति व्यक्ति आय आवश्यक होगी, उस आय को ही गरीबी रेखा माना जाता है। बाद में खाद्य सामग्री का उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की टोकरी में कुछ अन्य आवश्यक वस्तुओं को भी शामिल किया गया था। इस नई टोकरी में शामिल समस्त वस्तुओं पर कितना खर्च होना है, कम से कम उतनी आय प्रति व्यक्ति तो होनी ही चाहिए जिसे गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया गया था। उस समय यह सोचा गया कि चूंकि अस्पताल एवं स्कूलों की व्यवस्था सरकार की ओर से की जाती है, अतः स्वास्थ्य और बच्चों की पढ़ाई के लिए गरीब व्यक्तियों को कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं होती। इसी कारण से उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की टोकरी में स्वास्थ्य पर खर्च एवं बच्चों की पढ़ाई पर खर्च को शामिल नहीं किया गया था। लेकिन आज की स्थिति को देखते हुए गरीबी रेखा को निर्धारित करते समय खाद्य सामग्री एवं उपभोग की जाने वाली अन्य वस्तुओं के अलावा कुछ अन्य मुख्य बिंदुओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।
यथा देश में शिक्षा का स्तर कितना है, इस संबंध में विशेष सुविधाएं किस प्रकार उपलब्ध है और इसका कितना विकास हुआ है। दूसरे देश में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति कैसी है एवं क्या ये सुविधाएं सभी नागरिकों को आसानी से उपलब्ध है। तीसरा, लोगों को रहने के लिए मकान की सुविधाएं किस स्तर पर उपलब्ध है। आज गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति के लिए भी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मकान की सुविधाएं यदि आसानी से उपलब्ध नहीं है तो इन्हें भी आवश्यक उपभोग वाली वस्तुओं की टोकरी में शामिल किया जाना चाहिए। इससे गरीबी रेखा उच्च स्तर पर निर्धारित होगी और इस सीमा से कम आय वाले व्यक्तियों को भी सरकार द्वारा बनाई जा रही योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। इसके साथ ही यदि सरकार द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा एवं मकान आदि के लिए मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं तो इन्हें इन सुविधाओं का लाभ लेने वाले व्यक्ति की आय में शामिल किया जाना चाहिए ताकि इन व्यक्तियों को गरीबी रेखा के ऊपर माना जा सके। केवल उस व्यक्ति की आय से गरीबी रेखा का आकलन करने के तरीके को अब बदलने का समय आ गया है। वैश्विक स्तर पर गरीबी रेखा का निर्धारण सामान्यतः कम आय आधारित देशों को ध्यान में रखकर किया जाता है, जहां आवश्यक उपभोग वाली वस्तुएं तुलनात्मक रूप से कुछ सस्ते दामों पर उपलब्ध हो जाती है। इस प्रकार गरीबी रेखा भी कम आय के साथ लिंक हो जाती है, जबकि मध्य आय श्रेणी के देशों में इतनी आय में शायद आवश्यक उपभोग वाली वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो पाए। भारत भी पहले कम आय श्रेणी के देशों में गिरा जाता था, लेकिन अब भारत इस श्रेणी से बाहर निकलकर कम मध्यम आय श्रेणी के देशों में गिना जाता है। उक्त कारणों के चलते वैश्विक स्तर पर अब तो गरीबी रेखा में और भी सुधार कर $4 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आय को गरीबी रेखा बनाए जाने की चर्चाएं की जाने लगी हैं। हालांकि ये परिभाषा कम आय वाले देशों के लिए समस्या खड़ी कर सकती है, क्योंकि इन देशों में प्रति व्यक्ति आय के स्तर को इतना ऊंचे लेवल पे ले जाना शायद मुश्किल होगा। अतः इन देशों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। परंतु यदि सभी देश एक साथ जैसी परिभाषा को लागू नहीं करते तो फिर विभिन्न देशों के बीच गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों के संबंध में आपस में तुलना करना कठिन हो जाएगा। एक और बात पर भी विचार किया जा सकता है कि क्या विश्व बैंक और विभिन्न देशों द्वारा निर्धारित की जा रही गरीबी रेखा अलग अलग नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता क्या? विभिन्न देश ही क्यों, आप एक ही देश के ग्रामीण इलाकों और शहरी इलाकों में अलग अलग खर्च एवं आय का स्तर पाएंगे। साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का भी देश में गरीबी के स्तर पर प्रभाव पड़ता है। यदि इस प्रकार की योजनाएं ग्रामीण इलाकों में अधिक मुस्तैदी से चलाई जाती हैं तो वहां गरीबी का स्तर कम देखने को मिलेगा। जैसे भारत में ग्रामीण इलाकों में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत मजबूत हो गया है, जहां अनाज सस्ती दरों में उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके चलते ग्रामीण इलाकों में वास्तविक गरीबी कम हो गई है। शिक्षा क्षेत्र में भी काफी सुधार देखने में आ रहा है, क्योंकि हाल ही में सरकारी स्कूलों में ड्रॉप आउट की दर में काफी कमी आई है। अगर विशेष रूप से भारत की बात की जाए तो यहाँ 3 चीजें विश्व के अन्य देशों की तुलना में एकदम अलग है। पहला, एक तो हमारे देश के गांवों में निवास करने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है। दूसरा, कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या भी बहुत अधिक है। तीसरा, अनौपचारिक सेक्टर में बहुत बड़ी तादाद में लोग कार्यरत हैं, जहां कार्यरत लोगों की आय नियमित नहीं है। कृषि क्षेत्र में तो यह सामान्य बात है। कृषि क्षेत्र की एक खासियत यह भी है कि भारत में कृषि क्षेत्र में आय बदलती रहती है, अतः अन्य देशों से तुलनात्मक अध्ययन सही प्रकार से नहीं हो पाता। इसलिए अब समय आ गया है कि न केवल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बल्कि विभिन्न देशों द्वारा भी गरीबी रेखा को परिभाषित करने के लिए बहुसंकेतिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, जिसमें प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा संबंधी मानदंडों को भी शामिल करना चाहिए। आय को तो सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि से आंका जा सकता है। रोजगार बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी, पर अन्य सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा एवं मकान आदि किस स्तर पर उपलब्ध है ये भी देखना होगा। इनमें शहरी एवं ग्रामीण इलाकों के अंतर का भी ध्यान रखना होगा। हालांकि भारत में अनौपचारिक सेक्टर में कार्य कर रहे लोगों के लिए न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान हाल ही में किया गया है। इसे लागू करने के लिए एक विनियामक संस्था भी स्थापित की जा रही है। साथ ही कृषि मजदूरों के लिए ग्रामीण स्तर पर ही रोजगार के अवसर निर्मित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। फिर भी उक्त
वर्णित मापदंडों को शामिल करते हुए यदि गरीबी रेखा की परिभाषा बदलती जाती है तो देश में विशेष योजनाएं बनाकर गरीबी को तेजी से दूर किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार।